लिखो चैप्टर का नाम समाकलन। समाकलन हो गया। समाकलन लिखो इसमें इंग्लिश इसको, इसकी इंटीग्रेशन INTER। अरे चैप्टर का नाम है गधे, गलत लिखे क्या है? इंटीग्रेशन INTEG। अब देखो, अभी अवकलन जब हम लोग शुरू किए तो अवकलन में सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे? अवकलन क्या है? अवकलन क्या है? dy/dx का अर्थ क्या था? y में परिवर्तन की दर, सीधा सीधा कहो, y में परिवर्तन की दर था, ठीक है ना? तो अवकलन में हम लोग क्या निकालते थे? dy/dx, इसको हम लोग कहते थे y मतलब कोई फलन होता था। फलन या तो कहें कोई राशि होती थी, जैसे अभी हमने देखा आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इन सब में परिवर्तन की दर निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? तो फलन या राशि में परिवर्तन की दर, ठीक है? मतलब हम लोग अवकलन में क्या प्रक्रिया कर रहे थे? हमारे पास फलन होता था और हम फलन में परिवर्तन की दर निकालते थे, समझ गए? तो समाकलन समझ लो ठीक इसका उल्टा है। समाकलन जो है ठीक इसका उल्टा है। कहने का अर्थ, जब तुम किसी का समाकलन करने जाओगे तो सीधा सीधा समझ लो वो परिवर्तन की दर होगा। क्या होगा? परिवर्तन की दर। और उस परिवर्तन की दर से तुम क्या निकालोगे? फलन या राशि निकालोगे, समझ गए? मतलब देखो, अगर हमको ये y बराबर दिया गया x² + 3x और प्लस क्या 5, तो ये हमारी राशि है अर्थात फलन है, समझ गए? तो इसका समाकलन नहीं हो सकता है। अगर हम करना चाहे तो पहले इसे परिवर्तन की दर में बदलना होगा, मतलब इसके साथ dy/dx लगाना होगा, हो जाएगा? ध्यान दिए ना, अभी जब हम अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा विस्तार से और इनको देखेंगे कि मतलब नहीं है तो हम अपने आप से लगाते हैं। ध्यान देना, अभी इसमें तुमको dy/dx कहीं दिख रहा है क्या? जब तक सवाल में dy/dx नहीं दिखा तब तक उसका समाकलन हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात समझ लो। अवकलन में क्या होता था? फलन दिखा, हमने लिखा ना कि अपने आप से x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको दिखता नहीं था, हम लोग लिखते थे अपने आप। लेकिन समाकलन में जब तक तुमको ये dy और dx दिखेगा नहीं तब तक तुम उसका समाकलन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि समाकलन में किसका समाकलन करते हैं? परिवर्तन की दर का समाकलन करते हैं। तो परिवर्तन की दर जब है ही नहीं तो समाकलन किसका करोगे? समझ गए? ध्यान दिए रहना। तो हुआ क्या? समाकलन की परिभाषा क्या बताओगे? यह अवकलन का ठीक उल्टा है, समझ गए? अर्थात किसी राशि में परिवर्तन की दर से उस राशि को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है। जैसे अभी देखो, हम ऊपर के एग्जाम्पल को हल करके समझ लेते हैं। देखो, ये y बराबर है x² + 3x, उसके बाद प्लस 5 दिख रहा है ना? हमको इसका पहले अवकलन कर लेते हैं। dy/dx बराबर क्या होगा? x² का कितना होगा? 2x, और इसका 3 और 5 का कितना? 0। अब इसको भेजो इधर, तो dy बराबर क्या बचा? 2x + 3, उसके बाद पूरे के बाहर क्या? dx। फाइनली हम एक एक पे लगा सकते हैं। dy एक बार 2x dx और एक बार प्लस 3 dx, हो गया ना? अब देखो क्या करेंगे, इस पे समाकलन लगाया जाए। 1 dy
इज इक्वल, इसमें भी अचर पद को बाहर कर लेते हैं जैसा उसमें करते हैं। हो गया समाकलन x dx और प्लस समाकलन 3 बाहर और अंदर 1 का dx। किसका? 1 का। अब देखो 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल 1 ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर 1 का समाकलन करेंगे फिर क्या होगा? x होगा, क्योंकि यह समाकलन अवकलन का क्या है? उल्टा है। तो सूत्र भी सब हम लोग उल्टा ही पढ़ेंगे, मतलब इसका सूत्र ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अवकलन वाला याद करो, उसका उल्टा कर लेना, हो गया काम। ठीक है, अब देखो होगा क्या इसमें। 1 का x हो गया, मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष x का कर रहे थे तभी तो 1 हो रहा था ना। पता चला y के सापेक्ष कर रहे थे तो dx dy लिखना था। यहाँ पे ऐसी कोई संभावना है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ से y लगा है, इसका मतलब जो 1 इसका अवकलन हुआ था, हम y का y के सापेक्ष ही अवकलन करके 1 निकाले थे। तो यहाँ पे y का सापेक्ष 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? केवल y हो जाएगा। क्या होगा? y। और जब बराबर लगाओगे तो ये 2 लिखा गया ना, और x का समाकलन क्या होगा? अवकलन में क्या होता है? घात आगे आती है, घात में से 1 घटता है। आगे आने मतलब घात का तुम गुणा करते हो, तो समाकलन में क्या करेंगे हम? भाग करना होगा। लेकिन कैसे भाग करना होगा? यहां पे जो घात अभी दिख रही है वो घट चुकी है। वास्तव में तो घात इसकी 1 तो ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि अवकलन में अगर x क्यूब है तो अवकलन करने के बाद हमको x स्क्वायर दिखता है। तो अगर किसी ने पहले ही हमको अवकलन करके दे दिया तो हम कह देंगे क्या वो पहले से x स्क्वायर ही था? नहीं, वो पहले x क्यूब था तभी तो x स्क्वायर हुआ है। ये ध्यान में रखना। वही चीज यहाँ पे इसके साथ हुआ। क्या हुआ कि यहाँ पे x की घात अभी 1 दिख रही है ना, मतलब वास्तव में 1 कम हो चुका है। वहां पे हम घात घटाते थे, तो यहाँ पे हम घात क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 1 में 1 जोड़ लेंगे, वहां 1 घटाते थे, यहाँ पे 1 जोड़ लेंगे, और ये जोड़ने वाला ही नीचे भाग देंगे। हो गया? और प्लस 3 गुणे इसका क्या होगा समाकलन? x हो जाएगा। होगा ना? अब क्या हुआ? y बराबर ये 2 हो गया, और ऊपर x स्क्वायर बटे क्या हो गया? 2 और प्लस 3x हो गया। 2 से 2 कट गया। देखो वही ऊपर का फलन आ गया। कुछ गलत दिख रहा है क्या? क्या? कहा y स्क्वायर बराबर? अच्छा, लिखने वाला गलत बोल रहे हो। अभी देख रहे हो ऊपर वाला फलन दिख रहा है तुम्हें? ये नहीं दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है। 5 दिखा क्या? नहीं दिखा ना। यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। अवकलन करते समय तो हम खुश थे कि 5 था, उसका अवकलन 0 कर दो, लेकिन तुमने हमको अवकलन करके दे दिया, तो हमको कैसे पता तुम 5 का अवकलन 0 किए हो? 5 हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, सबका अवकलन 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहीं पे थोड़ी सी दुविधा फंसती है। इस समाकलन जब हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि अवकलन करते समय एक अचर पद ऐसा था जिसका अवकलन हमने क्या कर लिया था? 0 कर लिया था, परंतु समाकलन करते समय वो नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। इसलिए समाकलन हम जब भी करते हैं तो समाकलन करने के बाद एक समाकलन अचर c लगाते हैं। क्या लगाते हैं? c। उस c के बारे में हम कहते हैं कि c यही अचर पद था। c क्या था? वही अचर पद, अर्थात क्या? 5 था, जिसका अवकलन हमने क्या कर लिया था? 0 कर लिया था। अब कहोगे c 5 था तो क्यों c यहां पता नहीं चला? कैसे पता चलेगा जब उसका अवकलन 0 हो गया है? तो अब अगर पता करना है तो सवाल में कोई एक शर्त दे दी जाएगी। सवाल में कोई एक शर्त दे दी जाएगी, जैसे कहेगा कि x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो यहाँ y की वैल्यू 1 रख दो, या x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, x की वैल्यू भी 1 रख दो। तो रखे तो जितना आया वही c की वैल्यू हो जाएगी। संभवतः यहाँ 5 नहीं आएगा, कुछ भी आया उससे हमसे मतलब नहीं है। हो जाएगा ना? तो ध्यान देना, अगर c निकालना चाहता है वो कि फिर से हमारा वही आ जाए जो पहले अवकलन हमने 0 किया था, तब सवाल में एक और शर्त दी जाएगी, कोई बिंदु दे दिया जाएगा, उस बिंदु पर समाकलन हमको निकालना होगा, तब उसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। क्या कहते हैं? निश्चित समाकलन। लेकिन ये है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब जिसमें समाकलन अचर पता न हो, और निश्चित समाकलन मतलब जिसमें समाकलन अचर ज्ञात हो जाए। और दूसरी बात,
निश्चित समाकलन किसी सीमा के भीतर किया जाता है और अनिश्चित समाकलन की कोई सीमा नहीं होती है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे अनिश्चित समाकलन से। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो चलेगा अनिश्चित समाकलन पे चलेगा। लास्ट में जब इसके बाद शायद अगर इसी में दिया होगा तो लास्ट में 2 अभ्यास होगा निश्चित समाकलन पे, और अगर अलग चैप्टर होगा तो अलग चैप्टर में निश्चित समाकलन होगा। वैसे हमारे ख्याल से नाम समाकलन लिखा है तो अनिश्चित और निश्चित दोनों एक में होंगे, नहीं तो चैप्टर का नाम ही लिखता अनिश्चित समाकलन। अब समाकलन लिखा है तो शायद निश्चित भी इसी में होगा। लास्ट में कोई 2 अभ्यास तुमको मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी तुमको इसी में टाइम लगेगा, मान के चलो मिनिमम तो 1 महीना लगना ही लगना है, क्योंकि हर चैप्टर में नए सूत्र मिलेंगे और उन नए सूत्रों पे सवाल लगेगा। आगे जब बढ़ोगे तो सवाल तो तर्कपूर्ण है, सीधा सीधा सूत्र पे लगते हैं, लेकिन वही 2.5, 3 पेज 4 पेज के सवाल लगते हैं, तो टाइम तो लगेगा ही उसमें। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या लिख लिए? समाकलन। तो पहले समाकलन की परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। अब समाकलन की परिभाषा क्या थी? क्योंकि अवकलन क्या था? किसी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना अवकलन कहलाता है। मतलब राशि हमारे पास रहे, उससे हम क्या ज्ञात करें? राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करें ना? तो समाकलन क्या होगा? राशि में परिवर्तन की दर से पुनः राशि को ज्ञात करना क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। हो गया ना? ये ध्यान देना। तो लिखो, खाना पहुंचे। हेडिंग लिखो अब समाकलन। समाकलन हो गया। अब लिखो, क्योंकि समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। क्योंकि समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। समाकलन अवकलन का ठीक उल्टा होता है। अतः समाकलन को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अतः समाकलन को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अतः समाकलन को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हो गया ना? तो देखो समाकलन की परिभाषा, किसी राशि में परिवर्तन की दर से, परिभाषा है ये, किसी राशि में परिवर्तन की दर से उस राशि को हो गया, पुनः ज्ञात करने की प्रक्रिया, उस राशि को पुनः ज्ञात करने की प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। उस राशि को पुनः ज्ञात करने की प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। हो गया ना? चलो अब लिखो, इसे
हो गया। बिगड़े हुए यश, इसे बिगड़े हुए यश हो गया, से प्रदर्शित करते हैं, ये बना लो इसको, आगे लिखना, से प्रदर्शित करते हैं, बिगड़े हुए यश से प्रदर्शित करते हैं। मतलब देखो समझ लो, एक प्रकार से ये बड़ी सी लाइन है, बस थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है। अब ये जल्दी जल्दी में मत करने लगना कि तुम्हारी लाइन पतली सी है तो खा दो उसमें ऐसे बना दें, ये भी ठीक है, कुछ लोग बना देते हैं ऐसे बना देते हैं, ये गलत माना जाता है। सवाल काट दिया जाएगा तुरंत, भले पूरा सवाल सही होगा, याद रखे रहना। तो चीजों को प्रदर्शित करते समय ध्यान दिया करो किस प्रकार से बनाना है उनको। एक प्रकार से समझ लो ये एक लाइन होती है जो इधर मुड़ी होती है और इधर मुड़ी होती है, थोड़ा सा हम कर्व बना देते हैं, इसको हो जाएगा। ध्यान दिए रहना बनाते समय। कहां तक लिखिए जी? से प्रदर्शित करते हैं, हो गया ना। आगे लिखो, समाकलन चिन्ह के अंदर, समाकलन चिन्ह के अंदर समाकलन चिन्ह के अंदर हो गया, dx लगाने का अर्थ है, समाकलन चिन्ह के अंदर dx लगाने का अर्थ है समाकलन चिन्ह के अंदर dx लगाने का अर्थ है, हो गया ना, फलन का हो गया x के सापेक्ष समाकलन, फलन का x के सापेक्ष समाकलन, फलन का x के सापेक्ष समाकलन, हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना। इसी प्रकार समाकलन चिन्ह के अंदर dy का अर्थ है, समाकलन चिन्ह के अंदर dy का अर्थ है फलन का y के सापेक्ष समाकलन, समाकलन चिन्ह के अंदर dy का अर्थ है फलन का y के सापेक्ष समाकलन, फलन का y के सापेक्ष समाकलन, हो गया ना। बस आगे लिखो, एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सिंगल इंडिकेट पॉइंट, हो गया। तो लिखो, चूंकि हो गया, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, समाकलन अवकलन का
व्युत्क्रम होता है। हो गया ना? अब नीचे लिखो, माना एक फलन fx है, स्मॉल fx लिखना, fx है जिसका अवकल गुणांक fx है, हो गया ना? fx है। तो अब देखो इधर, अर्थात ये फलन fx था, इसका हमने क्या किया? अवकलन। तो हमें इसका अवकल गुणांक क्या प्राप्त हुआ? मान लिया हमने fx प्राप्त हुआ ना? तो dx को भेज दो इधर, तो इधर कौन बचेगा? खाली fx बचेगा, और बराबर इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल fx के साथ कौन आ जाएगा जी? dx आ जाएगा ना? तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx dx बराबर स्मॉल fx, और इसके सामने लगा दो क्या? समाकलन चिन्ह। दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा फलन था fx, इसका अवकलन था कैपिटल fx, तो यहाँ पे कैपिटल fx का समाकलन क्या होगा? स्मॉल fx। देख रहे हो? इसी प्रकार से हमको हल करना है। हल क्या करना है? हम लोग तो समाकलन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि अवकलन करके उल्टा कर लेंगे। अवकलन तो वो पहले से किया रहेगा। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट समाकलन करने में फंसते हैं, और अगर उत्तर हमारे पास है तो उत्तर का तुम पहले अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद अगर सवाल आ गया तो तुम समझ जाओगे कि किस प्रक्रिया से हमको इसका समाकलन करना है। समझ गए? नोट करो। कुछ सवाल हम ऐसे किए हैं जिसमें फंस जाते हैं, तो वैसे ही हल कर देते हैं, उसको पहले उल्टा हल कर देते हैं। मतलब जो उत्तर है उसका अवकलन कर दो, उसके बाद से ये आंसर प्राप्ति हो जाएगा जो समाकलन करना है। प्राप्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो सवाल ही गलत है तब। लेकिन हर परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनको ऐसे जटिल रूप में दे दिया जाता है कभी कभी कि अवकलन करके इनको पुनः प्राप्ति संभव नहीं होती है। हो गया? अब आगे लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। किसी फलन का समाकलन तभी किया जा सकता है, किसी फलन का समाकलन तभी किया जा सकता है किसी फलन का समाकलन तभी किया जा सकता है जब उसके साथ dx या dy लगा हो। जब उसके साथ dx या dy लगा हो, जब उसके साथ dx या dy लगा हो। हो गया ना? जैसे बिना dx के, जैसे बिना dx के समाकलन fx का कोई अर्थ नहीं है। ये कैपिटल fx लिखना। बिना dx के समाकलन fx का कोई अर्थ नहीं है, ये ध्यान में रखना।
जब तक dx नहीं लगाया तब तक समाकलन नहीं कर सकते, अर्थात समाकलन करने के लिए dx का होना आवश्यक है। हो गया। अब लिखो हेडिंग समाकलन अचर, समाकलन अचर समाकलन अचर हो गया। तो लिखो लिखो क्योंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। हो गया। अतः समाकलन अचर हो गया। एक ऐसा स्वेच्छ अचर होता है, एक ऐसा स्वेच्छ अचर होता है एक ऐसा स्वेच्छ अचर होता है एक ऐसा स्वेच्छ अचर होता है। हो गया ना। एक ऐसा स्वेच्छ अचर होता है जो हो गया समाकलन करने के बाद, जो समाकलन करने के बाद प्राप्त फलन में, समाकलन करने के बाद प्राप्त फलन में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। हो गया। क्योंकि हो गया। क्योंकि फलन में कुछ ऐसे अचर पद, क्योंकि फलन में कुछ ऐसे अचर पद हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो गया। जिनका अवकल गुणांक, जिनका अवकल गुणांक शून्य होने के कारण, जिनका अवकल गुणांक शून्य होने के कारण हो गया, वे छोड़ दिए गए हों।
वे छोड़ दिए गए हों। हो गया? जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में, अपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है कि फलन तो हमारे पास था क्या, x² + 3x + 5, मतलब एक अचर पद था वहां पे हमारा 5, है ना। लेकिन जब हमने उसका अवकलन किया तो 5 का अवकलन शून्य हो गया, जिसके कारण वो छूट गया। तो परंतु जब हम समाकलन करने गए तो क्या हमको पता था क्या कि 5 का अवकलन शून्य हुआ था? नहीं पता था ना। अंत तक पहुंचते पहुंचते हमको वो अचर मिलता नहीं है, अतः उस अचर की पुनः प्राप्ति के लिए हम एक समाकलन अचर c जोड़ देते हैं। अब कहोगे कि मान लीजिए पहले से ही ना रहा हो, तब भी तो सवाल उठना चाहिए। अभी मान लो ऐसा हमने किया है, यहाँ पे फलन पहले से ही यही रहा होता, तब क्यों हम लोग c लगाएं? तब लगाएंगे क्या c? तो क्या हमको पता रहेगा क्या जो सवाल दिया रहेगा कि नहीं उसमें नहीं था इसमें था? c लगेगा हर जगह, जहां पे नहीं रहेगा वहां c का मान 0 होगा, बस इधर मोड़ देना, हो गया, खत्म काम। ठीक है? अरे मतलब c है, c अचर पद है, अचर पद का मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 5, 10, 20, a b c कुछ भी तो हो सकता है ना। तो जहां पे पहले से नहीं था वहां समझ लो c का मान 0 था, लेकिन हमको तो c लिखना है क्योंकि हमको उसने बताया नहीं कि क्या था पहले। समझ गए? ध्यान दिया ना। इसलिए हम लोग ये स्वेच्छ अचर c हमेशा लगाएंगे, कब? अनिश्चित समाकलन में। किसमें? अनिश्चित। तो पहले हमको अनिश्चित और निश्चित जान लेते हैं तो पता चल जाएगा कि अनिश्चित में c लगेगा, निश्चित में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा अभी समझ जाओगे। जब हम लोग निश्चित पढ़ने लगेंगे तो वहां समझ जाओगे कि निश्चित में c क्यों नहीं लगता है। अभी अनिश्चित में फिलहाल जानते रहो c लगेगा, समाकलन करने के बाद तुमको c लगाना है। ठीक है ना? तो लिखो इसमें क्या लिख लिए? आगे लिखो, समाकलन अचर को c से प्रदर्शित करते हैं। 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 हो गया ना? ये चीज को ध्यान देना। आगे लिखना, जो अनिश्चित समाकलन करने के बाद, जो अनिश्चित समाकलन करने के बाद, अनिश्चित समाकलन करने के बाद, हो गया? जो अनिश्चित समाकलन करने के बाद, हो गया, प्राप्त उत्तर में जोड़ दिया जाता है। प्राप्त उत्तर में जोड़ दिया जाता है। हो गया ना? बस यही ध्यान में रखना, इसका कोई मतलब नहीं है, तुमसे पूछा नहीं जाएगा कभी समाकलन अचर है क्या। अगर पूछता भी है तो बता देना कि समाकलन अचर एक स्वेच्छ अचर होता है, क्योंकि जब कोई फलन हमारे पास होता है तो उसमें कुछ ऐसे अचर होते हैं जिनका अवकलन या अवकल गुणांक शून्य होने के कारण उन्हें क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, और वो समाकलन करते समय हमको ज्ञात नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग स्वेच्छ अचर क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं, जिससे पता चले कि यहाँ पे कोई अचर पद था जिसका अवकलन क्या हो गया है? शून्य हो गया। समझ गए? ये ध्यान में रखना। चलो, हो गया? अब नीचे लिख लो हेडिंग, अनिश्चित तथा निश्चित समाकलन। हेडिंग है अनिश्चित तथा निश्चित समाकलन। अनिश्चित या नहीं तथा, अनिश्चित तथा निश्चित समाकलन। हो गया? तो लिखो, जब समाकलन की कोई सीमा नहीं होती है, जब समाकलन की कोई सीमा नहीं होती है, जब समाकलन की कोई सीमा
नहीं होती है तब उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तब उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तब उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। हो गया ना? इसे ये लिख लेना, समाकलन fx dx, समाकलन fx dx से प्रदर्शित करते हैं। इसे समाकलन fx dx से प्रदर्शित करते हैं। समाकलन fx dx से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? आगे लिखना लाइन छोड़ के नीचे। परंतु जब समाकलन उसे खाली करो जी। परंतु जब समाकलन हो गया एक निश्चित सीमा, परंतु जब समाकलन एक निश्चित सीमा, हो गया ना? ये अंतराल लिख लो, a से b के भीतर किया जाए, के भीतर किया जाए, के भीतर किया जाए तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। 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 हो गया ना? अब देखो आगे लिख लेना, इसे अब देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं। होता तो यही है जैसे इसको लिखा गया, परंतु इसमें जो a और b दिख रहा है ना, इस पूंछ पे a लगा देते हैं, इस पूंछ पे b लगा देते हैं। इससे पता क्या चलता है कि समाकलन कहां से कहां तक हो रहा है? a से b तक हो रहा है। हो गया ना? कहने का मतलब जब किसी समाकलन का प्रथम और अंतिम बिंदु पता हो, जैसे यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है a और अंतिम बिंदु है b, तो जब किसी समाकलन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता हो तो हम उसे कहते हैं निश्चित समाकलन। परंतु जब हमें किसी समाकलन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं पता हो तब उसे कहते हैं अनिश्चित समाकलन। हो जाएगा? जैसे विस्थापन दे दिया, क्योंकि वेग का एक बार अवकलन करने पर क्या मिलता है? विस्थापन मिलता है ना, तो विस्थापन का समाकलन करने पर पुनः क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। अब अगर कह दिया गया कि यहाँ पृथ्वीगंज से हमको प्रतापगढ़ तक समाकलन करना है, अर्थात विस्थापन का समाकलन करके वेग निकालना है, तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट दोनों पता है ना कि पृथ्वीगंज से प्रतापगढ़ तक करना है, तो ये तुम्हारा निश्चित समाकलन कहलाएगा। और परंतु जब हमें पता ही ना हो कि कहां से कहां तक करना है, बस हमारे पास कह दिया गया कि ये विस्थापन है, तुम इसका समाकलन करके वेग बताओ, तो वहां पे तुमको प्रथम और अंतिम बिंदु नहीं पता है ना कहां से कहां तक हमने समाकलन किया, इसलिए उसको हम कहेंगे अनिश्चित समाकलन, और उसके साथ लास्ट में एक स्वेच्छ अचर c अवश्य जोड़ेंगे, अर्थात समाकलन अचर c अवश्य जोड़ेंगे। समझ गए ना? और जबकि निश्चित होगा तो फिक्स हो गया ना, निश्चित है तो फिक्स है कि यहां से यहीं तक जाना है, तो उसमें अचर पद आने की संभावना नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? अभी जब हम अनिश्चित के बाद निश्चित पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से समझ जाओगे। यहाँ हमको पूरा फिर से अभी निश्चित समझाने की जरूरत नहीं है। समाकलन जन्म ही नहीं कि निश्चित पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग पहले समाकलन मतलब अनिश्चित समाकलन अध्ययन करेंगे, तब हमको किसका अध्ययन करना होगा? निश्चित का। तो क्या लिखे अभी तक? इसे ये लिख लेना, समाकलन नीचे ए ऊपर बी fx dx से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख लेना, इसमें कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है। इसमें कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है। ध्यान देना, निश्चित समाकलन में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हें कंफर्म पता है तो अचर लगाने की क्या जरूरत है? अचर हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि क्या था, लेकिन जब हमें कंफर्म पता चल जाता है तब अचर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। याद रखे रहना, अभी निश्चित समाकलन करते समय समझ जाओगे कि क्यों सी का मतलब नहीं है। वहां भी हम एक बार सी लगा के तुमको दिखाएंगे, लेकिन जब उत्तर प्राप्त करेंगे तो उसमें सी कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक है ना? जिससे समझ जाओगे कि सी लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। चलो अब आगे लिख लो, इस अध्याय में हम सर्वप्रथम अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम सर्वप्रथम अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम सर्वप्रथम अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। अब कल करेंगे अध्ययन।